Good evening, ma'am. Good evening, students. Good evening, sir. जी. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening all. मैम, क्या आप मेरे को को-होस्ट बना सकते हैं? मेरे को एक ना मैसेज शेयर करना था चैट बॉक्स में, पंजाब स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस फॉर्म लिंक. Okay. Okay, thank you, मैम. तो यार जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं अभी सेशन को, प्लीज यार गूगल फॉर्म भर देना. आपकी अटेंडेंस इस पे ही मार्क होगी अभी, ठीक है? कुछ दिनों बाद आपको एक लिंक आएगा जिसमें आपको अपनी स्टूडेंट आईडी से ज्वाइन करना होगा, तो फिर उसके बाद आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर क्लासेस एंड यू विल मेक द बेस्ट ऑफ इट, और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. और प्लीज यार सभी को एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपको अब टेस्ट का लिंक शेयर होगा तो आप प्लीज टेस्ट भी देंगे सभी, ठीक है? क्योंकि एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रिपरेशन का, ठीक है? राइट. सो हेलो मैम, नेहा दिस साइड. मैम मेरे को भी आप को होस्ट बना दीजिए और मुझे जो है गूगल फॉर्म शेयर करना है दिल्ली स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है नेहा. right, so I also see some students from Himachal are also joining in. That's really great कि आप स्टार्टिंग में ज्वाइन कर जा रहे हो जल्दी. That's very good बेटा. इसी प्रैक्टिस को मेंटेन रखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें, है ना? वेरी गुड. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट है, ग्रेट. ओके, चलिए. थैंक यू गाइस. नाउ आई विल बी ड्रॉपिंग ऑफ. आई होप you enjoy today's session as well, and all the best. Happy learning, guys. आज स्ट्रेंथ में थोड़ा सा कमी लग रही है नेहा मैम. हाँ मैम, मैं रिमाइंड करा रही हूँ स्टूडेंट्स को ना. हाँ बस ये एक बार चेक कर लेना कि सारे ग्रुप्स में लिंक चला गया हो. दिल्ली वाले बच्चे हैं, दिल्ली वाले बच्चे ने ज्वाइन किया. बेटे दिल्ली वाले बच्चे आ चुके हैं ना अभी, और भी बच्चे रहते हैं दिल्ली वाले. आई थिंक उनकी ना इस टाइम क्लास होती होगी कई बच्चों की, तो इसलिए दिल्ली वाले ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इस टाइम. ये सब बट मैक्सिमम जो है वो करेंगे. अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ भी गए, बाकी को अभी हम लोग फॉलो अप ले लेते हैं. ठीक, ओके. हाँ जी. तो कल हम लोगों ने गुलाम्स लॉ पढ़ा था, तो उसके आगे जो पीडीएफ में पीपीटी में जो क्वेश्चंस थे वो घर पे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करी. Yes, ma'am. हो गए थे? Ma'am, हो हाँ बोलो. No, ma'am. ओके, तो कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आई? मैम बताते हैं. बताओ. मैम एक जरा लास्ट वाला थी 220 का स्मॉल बाउल वाला है. कौन सा लास्ट वाला? कौन सा? लास्ट ये वाला एक लास्ट सेकंड. यस मैम. ठीक है. स्मॉल बॉल्स ऑफ मास एंड चार्ज में प्रेजेंट हम स्फेरिकल बॉल फ्रिक्शनलेस कंडक्टिव बॉल्स. ठीक है, एक तो ये वाला, और एक लास्ट सेकंड मैम. ये वाला. यस मैम. ये वाला हो गया होगा. मैम ने स्क्रीन शेयर किया क्या? अच्छा एक सेकंड. हाँ मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी.
मैम लास्ट थर्ड की है। तो यहाँ से तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा? इक्विलिब्रियम वाला, है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं इसके बाद ये सारे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हैं। ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हैं वो सारे जो क्वेश्चंस है वो इस थ्योरी पे बेस्ड है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले। तो आगे ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये हो गया था। इसमें क्या है कि अगर मान लो दो चार्ज हैं तुम्हारे, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, वो एक दूसरे से ए और माइनस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस दूरी पे रखे हुए हैं। मान लो ये ओरिजिन है, अगर ये माइनस ए पे रखा हुआ है और ये पॉजिटिव ए पे रखा हुआ है। अगर मैं एक चार्ज जो क्यू नॉट है अभी जो ओरिजिन पे है, अब उसको बोला है अगर मैं एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस करती हूँ तो मुझे बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या नहीं होगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें अगर कोई पार्टिकल है, उसको आपने मान लो अभी वो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, अगर आपने इस पार्टिकल को यहाँ से थोड़ा सा भी ड्रॉप किया तो पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। पार्टिकल जब बार बार अपनी उसी जगह पर आ जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल स्टेबल। जैसे कि यहाँ पे होता है ऐसे इस चीज में कि यहाँ से अगर थोड़ा सा पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये कैसा पोजीशन है? इसका स्टेबल पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन है। तो इसी तरीके से अब देखो, क्या अगर मैंने ये क्यू को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया तो क्या ये क्यू नॉट वापस अपनी पोजीशन पे आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम, आएगा। आएगा ना, क्योंकि फोर्स कैसे लगेंगे इस चार्ज पे? ये मान लो अभी ये चार्ज क्यू नॉट यहाँ पहुंच गया, इस चार्ज पे ये प्लस क्यू फोर्स कहाँ लगाएगा? इधर की तरफ। और ये वाला प्लस क्यू फोर्स कहाँ लगाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसके अपोजिट माइनस क्यू की डायरेक्शन में। हाँ, इस डायरेक्शन में। तो अब देखो इसके, अब मान लो इसको पॉइंट ए और बी दे देते हैं, यानी ए फोर्स लगा रहा है यहाँ पे एफ ए और बी फोर्स यहाँ लगाएगा एफ बी। तो अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड किस वाले फोर्स का ज्यादा है, ए का या बी का? मैग्नीट्यूड बराबर क्यों होगा? अब क्यू नॉट चार्ज बराबर थोड़ा पास में आ गया ना इस कैपिटल क्यू चार्ज के, तो एफ बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि अभी डिस्टेंस देखो इनके बीच में। हाँ, तो एफ बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि चार्ज आपस में क्लोज हो गए। तो एफ बी ज्यादा है एफ ए से। तो एफ बी की डायरेक्शन देखो क्या है? क्यू नॉट को वापस उसकी पोजीशन पे ले जाना चाह रहा है। कौन सा फोर्स? एफ बी फोर्स। तो पार्टिकल क्या करेगा? वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। दैट्स व्हाई ये जो पोजीशन है ये कैसी है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दैट मींस पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग कैसा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, स्टेबल है। अनस्टेबल देखो अभी सेकंड वाई एक्सिस के लिए बताओ क्या होगा? अगर अब इस पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वाई एक्सिस में तो वो और दूर चला जाएगा। वेरी गुड। अब क्या है? अब मैंने ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। ये अब पार्टिकल को मैंने वाई एक्सिस में कुछ भी डिस्टेंस एक्स से मूव कराया, तो अब देखो ये क्यू पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, दोनों का नेट देखोगे एफ ए और एफ बी की वजह से जब नेट निकालोगे तो वो कहाँ पे आ रहा है? नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, एफ नेट। तो यानी जो ये चार्ज क्यू नॉट है ये किधर वापस आ रहा है अपनी पोजीशन पे या दूर जाते जा रहा है? क्या इस चार्ज को इसकी पोजीशन पे वापस लाने के लिए कोई फोर्स है? नो मैम। नो। तो अब इस चार्ज को वापस लाने के लिए, ओ पॉइंट पर लाने के लिए हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। जो नेट फोर्स है वो अवे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल के पास वापस आने के लिए कोई फोर्स नहीं है, पार्टिकल इस पोजीशन से दूर जाते चला जाएगा। और इस तरीके के हम डिस्प्लेसमेंट को या इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? पार्टिकल अगर एक पोजीशन से वापस हमने डिस्प्लेस कर दिया और वो कभी उस पोजीशन पे वापस ना आ पाए और वो आगे चलता चला जाए, इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो यस वाई एक्सिस के अलोंग कैसा है, अनस्टेबल है तुम्हारा पॉइंट। तो ये हो गई तुम्हारे इक्विलिब्रियम। ये तुमने कर दिया होगा। बताओ कैसे करेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस हैं कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म वाले उससे मैम। हाँ, वेक्टर फॉर्म क्यों लगाना है इसमें, तो मैग्नीट्यूड पूछा नहीं, बस ये पूछा है कि कहाँ पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाएगा। ये देखो, ये प्लस चार्ज, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। अगर इन द मिडल ऑफ द लाइन AB lies to the left of A मैम। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन बी है इसका आंसर। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो ये प्लस क्यू फोर्स है ये इधर की तरफ लगाएगा, माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स, सॉरी माइनस क्यू की वजह से भी जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, ए साइड मैम। अपोजिट में। नहीं माइनस क्यू तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो माइनस क्यू पे तो चार्जेस हो तो मैग्नीट्यूड थर्ड स्मॉल चार्ज पॉइंट चार्ज इज टू बी प्लेस्ड बी की तरफ लगेगी। point charge is to be placed at point P by the electrostatic force due to these two charges. क्या बैलेंस होनी चाहिए। मिडल हमारा बी है, पी है शायद। अच्छा मिडल, अरे सुनो तो मिडल पॉइंट पे अगर लगाओगे, मान लो यहाँ पे मिडल पॉइंट पे कोई चार्ज रखना है, वो प्लस क्यू चार्ज इस पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। अगर ये माइनस क्यू है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का नेट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट नहीं कर रहे। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए फोर्स, हाँ अगर नेगेटिव भी ले लो ना, अगर मान लो वो चार्ज नेगेटिव है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो दो मतलब किसी भी तरीके से इन दोनों के बीच में तो क्या नहीं हो रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, यानी FA = FB नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, सेकंड तो मतलब नहीं है आंसर तुम्हारे पास। अब ऑप्शन है लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखा है कि फोर्स क्या एक डायरेक्शन में आएगी, तो तीसरा ऑप्शन है लाइज टू द लेफ्ट ऑफ A, यानी कहीं A के बाहर में वो पॉइंट मिलेगा, B और A, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब यहाँ पे मान लो कोई भी चार्ज है, अगर मैं मान लो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल इधर की तरफ, और माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। अब हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे FA FB के बराबर हो जाए, बोलो। यस मैम। मिड पॉइंट पे तुमने कैसे बोला कि मिड पॉइंट हो सकता है, मैम ऐसे तो बी के राइट में हो सकता है? ऐसे तो बी के राइट में हो सकता है। हाँ, तो क्या हो सकता है, लेफ्ट टू द लाइज टू द लेफ्ट ऑफ A। तो इसका आंसर मुझे क्या लग रहा है, लेफ्ट होगा एज के पॉइंट। बीच में तो बच्चों नहीं मिलेगा, तुम खुद देख लो ना बीच में कैसे मिलेगा। बैलेंस जब होंगे जब डायरेक्शन अपोजिट होंगी, पर बीच में तो इनकी डायरेक्शन क्या आ रही है, एक ही तरफ आ रही है, तो यानी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, एड अप हो रहे हैं। तो कहाँ मिलेगा, फोर्स लाइज टू द लेफ्ट ऑफ A, ठीक है, सही है आंसर। अब आओ फटाफट, ये वाला हो गया था। ये वाला किया, इसमें देखो क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास किस तरीके का क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास एक कॉपी है, उस कॉपी के बीचों बीच h डिस्टेंस की दूरी पे, उस कॉपी के बीचों बीच h डिस्टेंस की दूरी पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल। किसी का कैमरा वो ऑन है, माइक ऑफ करें। ये Q, ये Q, ये भी Q और ये Q, यानी एक कॉपी है तुम्हारी, उस कॉपी के 4 कॉर्नर्स है, चारों कॉर्नर्स पे स्मॉल स्मॉल Q चार्ज रखे हुए हैं। एक कैपिटल Q चार्ज है जो उसकी h डिस्टेंस दूरी पे रखा है ना। तो अब मुझे ये देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2। अरे ये वाला, ये डिस्टेंस एक कॉपी है ना, ये एक कॉपी ऐसे है, ये तुम्हारा सेंटर से यहाँ पे एक चार्ज है जो h डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। यहाँ पे एक Q चार्ज की वजह से मैं निकाल देती हूँ कि कितना फोर्स लग रहा है, यानी ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये तुम्हें बताना है। ये कितना है, Q से लेके O के बीच का डिस्टेंस,
L/√2। L/√2। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h² प्लस L²/2, है ना? ये वाली डिस्टेंस आ गई h² प्लस L²/2 का रूट, ये डिस्टेंस आ गई। फाइंड आउट L²/4 होगा ना? √2 है ना, ओके ठीक है मैम। हाँ रूट ये L/√2 है, तो ये डिस्टेंस और ये L/√2 है ये, ठीक है। तो L/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? L²/2। तो ये डिस्टेंस आ गई। तो अब एक का फोर्स का मास निकाल लो। चारों एक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी? K Q और इनका डिस्टेंस कितना है? h² प्लस L²/2, है ना? इतना ही फोर्स जनरेट कर रहे हैं दो चार्ज एक दूसरे पे। यस और नो? अब ये तुम्हारे पास 4 चार्जेस हैं, तो चारों चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? एक की वजह से तुमने निकाल लिया, अभी चारों फोर्स लगा रहे होंगे, तो चारों की वजह से कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। यस मैम। और ये चारों किसको बैलेंस कर रहा होगा बीच में से इनके? मतलब ये अभी ये सारे फोर्सेस हो गए ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे चारों फोर्सेस आ गए, जो कि मान लो 4 टाइम्स ऑफ F है चारों फोर्सेस का। ये किसको वो कर रहा होगा बैलेंस? इसका मास mg। तो मैं इसको किससे बैलेंस कर सकती हूँ? mg से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फोर्स बोलो, किसी को कोई परेशानी इस सवाल में? नो। देखो ये डिस्टेंस सेम आएगा, क्योंकि ये ऐसे कोई कॉपी है, उस कॉपी के बीच में तुम लगा लो h डिस्टेंस, ऊपर कोई चार्ज है, तो इस ऊपर से लेके उसके हर पॉइंट के कॉर्नर तक का डिस्टेंस सेम आएगा, विच इज h² प्लस L²/2। तो चारों फोर्सेस इस पॉइंट पे लग रहे हैं, और डाउनवर्ड में तुम्हारे पास एक ही फोर्स है विच इज mg। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? काउंटर बैलेंस। तो ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए यही कंडीशन है। अगर मैम इसमें इफेक्ट निकालना हो तो? हाँ, अगर मैम इसमें इफेक्ट निकालना हो तो? एफ नेट यही है सिर्फ तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है। एफ नेट अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाए तो तुम्हें ये वाला करना है, बस इतना। ठीक है, मास पूछा है तो इसको mg के इक्वल तुम्हें रखना पड़ेगा y एक्सिस में। तो y एक्सिस में कौन कौन से दो फोर्सेस हैं? ऊपर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाउनवर्ड तुम्हारा वेट। ये तो हो गया होगा, इजी था। ये भी हो गया होगा। इसमें क्या है? इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या है? 3 चार्जेस हैं, -q1 q2 q3। x कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स -q1 इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो इस q1 पे 2 चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये q2 और एक तीसरा ये -q3। ठीक है, इस -q3 के 2 कॉम्पोनेंट है तुम्हारे पास। इसमें पूछा है कि x कॉम्पोनेंट ही चाहिए, कि जो x कॉम्पोनेंट q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, हम y कॉम्पोनेंट नहीं ले सकते। तो हम इस कैसे बन जाएगा ये डायग्राम? इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे q2 है पॉजिटिव का, और ये यहाँ पे -q1 है b डिस्टेंस दूर, और यहाँ पे तुम्हारे पास -q3 कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? दिस इज cos थीटा, और दिस विल इक्वल टू sin थीटा, राइट? q3। यस मैम। तो दीज आर द x कॉम्पोनेंट, है ना, इस फोर्स के। अब इस -q1 पे लगने वाले कौन कौन से 2 फोर्स हैं? फोर्स -q1 तो अगर बाहर लेते हैं, देखो फोर्स, तो तुम्हारे पास एक तो ये q2 q1 q3 sin थीटा हो गया, और प्लस अच्छा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -q1 q2 ये हो जाएगा। ये डिस्टेंस q1 q2 के बीच में कितना है? b², और q1 और q3 के बीच में कितना है? a²। ठीक है, तो q1 को अगर कॉमन ले लें, अच्छा -q1 कॉमन लेना है, तो -q1 अगर मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बचेगा?
-q3 बाय a स्क्वायर साइन थीटा, और ये कितना है प्लस क्या q1 भाग प्लस q2 बाय b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ए ऑप्शन लगा, नहीं साइन बी, नहीं डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें पूछा है -q1 का प्रोपोर्शन, तो इसलिए मैंने -q1 का साइन बाहर लिया है। हाँ बोलो। मैंने तो रिपीट कर दो। रिपीट करूं? ठीक है, रिपीट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, वो x मतलब q1 पे लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। q1 पे लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट एक तो q1 पे लगने वाला फोर्स q2 है, ठीक है, एक इस पे लगने वाला फोर्स q3 है, पर ये एक थीटा एंगल बना रहा है, तो मुझे चाहिए सिर्फ x कंपोनेंट। तो q3 का x कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, ये -q3 साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, q1 पे जो लगने वाले जो फोर्स है वो लिख लिए। एक तो q2 लगेगा, तो क्या लिखा, -q1 q2 बाय r स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, b स्क्वायर। फिर ये दोनों मतलब q1 और q3, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कूलम्ब लॉ ही लगाया है, तो -q1 -q3, तो दोनों को मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, तो तुम अलग अलग लिखो, -q1 -q3 साइन थीटा, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, a, तो ये a स्क्वायर हो गया। अब क्या है, -q1 को बाहर ले लो, क्योंकि पूछा है इसने कि x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू -q1। तो अगर -q1 बाहर लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, q2 बाय b स्क्वायर माइनस q3 थीटा बाय a। तो इस अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा है इसका डी, ठीक है। सबका क्लियर है? यस यस मैम। अब है तुम्हारा ये क्वेश्चन, ये कैसे करना है। इसमें तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम आते हैं बनाने क्लास 11th के? किसी ने ट्राई किया ये? नो मैम। ट्राई नहीं किया? क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं भी देखती हूँ क्या है। दो आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स हैं, ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q, व्हेन प्लेस्ड इन ए हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ रेडियस r, एक बाउल में रखी गई है जिनका रेडियस r है, विद फ्रिक्शनलेस एंड नॉन कंडक्टिव वॉल्स, मतलब फ्रिक्शनलेस बॉल है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नॉन कंडक्टिव वॉल्स हैं, एंड द बीड्स मूव and at the equilibrium the line joining the balls is horizontal. Equilibrium, the line, अच्छा, जब इनके बीच में equilibrium होगा तो जो line joining होंगी balls की वो horizontal होगी, and the distance between them is r। अच्छा, यहाँ पे फिगर मिसिंग है इसलिए नहीं हो रहा। Neglect any induced charge on the hemispherical ball, then the charge on each bead is। तो हर बीड पे कितना चार्ज आएगा ये तुम्हें बताना है। तो इसमें FBD पहले तो बनाओ। देखते हैं। ये सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं इसका। एक का मास यहाँ पे m है, दूसरा बीड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं।
दोनों के बीच अगर रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर है और ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर है। वेट लगाएं तो यहाँ पे एक फोर्स वेट का लगेगा, दोनों सेम है तो पेल करेगा एफ ई फोर्स। क्या तो ये इसके बीच में अगर मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स एन है, सेम फोर्स है, डिस्टेंस है, तो दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री। तो एक ही मास को लेके चल लेते हैं, एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम, ठीक है। वेट एम जी, नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगी और इस नॉर्मल के वी हैव टू कंपोनेंट्स एंड cos 60 डिग्री और यहाँ पे लगेगा आंसर थीटा। और ये यहाँ पे बनेगा एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। एफ बी डी तो कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकंड ये रुको। तो इलेक्ट्रोस्कोप की तरह नहीं लग रहा थोड़ा सा? हाँ हाँ, किसकी तरह? मैम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसके भी आई थिंक यही केस स्टडी बनती है। अब इनको बैलेंस कर लो तुम। एन साइन 60 डिग्री किसके बराबर, एक सेकंड रुको एक बार, एम जी के बराबर आ गया और एन cos 60 डिग्री तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। फाइंड द चार्ज, तो चार्ज फाइंड करना है। ऑप्शन सी। तो करो ये क्वेश्चन, आगे तुम कैसे करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, देखो क्या किया है। सी। हाँ, तो दो बोला था कि दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं और तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे होंगे, तो यही एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस आर गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इज गिवन विच इज आर, ठीक है। अब क्या बोला है, फ्रिक्शन लेस ऑप्शन सी सरफेस। आ रहा है। ऑप्शन सी, देखो ऑप्शंस को अभी मुझे याद नहीं है, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन अगर होता तो यहाँ पे देखो इस बॉल के बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन होता है ना, एक फ्रिक्शन फोर्स और ऐड हो जाता, बट इसने बोला है कि फ्रिक्शन इज एब्सेंट, तो ये काम हमारा एक आसान हो गया। तो अब जो लगने वाली फोर्स है, एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है ना, इस बॉल के बीच में और जो तुम्हारा ये बीड है इसके बीच में, है ना, तो इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड में मैंने mg लगाया, एक वेट एक्ट करेगा जो कि इस बीड का या बॉल जो भी तुम मान रहे हो इसका वेट है। अब ये दोनों बॉल्स हैं, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो यानी रिपेल ही करेंगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तुमने एफबीडी बनाया, नॉर्मल फोर्स था तो ये एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि दीज टू साइडेड मस्ट बी इक्वल, तो ये एंगल 60 बनाएंगी फ्रॉम द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इनका बैलेंसिंग हो गया। तो n sin 60 डिग्री mg और n cos 60 डिग्री f इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो तुम्हारे पास मास m में ही गिवन है और n 60 डिग्री कितना हो जाएगा अगर यहाँ से निकालें नॉर्मल की वैल्यू। नॉर्मल इन्होंने कितना माना है, द इक्विलिब्रियम द लाइन डिस्टेंस r, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको अभी आगे तुम लोग, अब तो हो ही गया है। किसके इसके आंसर थर्ड आ रहा है, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं भाई कितना है। कैसे बना रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स रख लो, n cos 60 डिग्री, यहाँ से n कितना आएगा यहाँ से तुम्हारा n, एफ cos 60 डिग्री। e तुम्हारा आ जाएगा बराबर mg बाय
अच्छा, कल हम लोगों ने वो tan थीटा भी तो निकाला था, tan थीटा करके तुम्हारा क्या आया था, Fe by mg आया था, है ना, Fe by mg। तो यहाँ से अब tan थीटा mg इक्वल्स टू Fe रख दो। Fe किसके बराबर है, k, मान लो दोनों का चार्ज q है तो k q स्क्वायर बाय L डिस्टेंस इक्वल टू mg अपॉन k q स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, r स्क्वायर, ये लिख दिया। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होगा, √3 मैम। हाँ, और m एज इट इज, और g की वैल्यू रखी हुई है इन्होंने 10, हाँ नहीं, mg को एज इट इज रखा हुआ है तो mg एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, √3 mg r स्क्वायर बाय k इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो ये देख लो अभी किस में जा रहा है, r स्क्वायर कॉमन है, r बाहर आ जाएगा, और ऊपर mg √3 mg k 1/2, ये है भाई इसका आंसर, बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन ही तो है। r बाहर ले लिया मैंने, ये बचा √3 mg अपॉन k का पावर 1/2, ठीक है। तो बी ऑप्शन है। सी किसका आ रहा था, सी तो गलत है। आगे बढ़े कि अभी इस क्वेश्चन में किसी को परेशानी है? मैम रिपीट कर दो एक बार, हाँ लास्ट में आंसर। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या किया है, क्वेश्चन देख लो एक बार। पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है, तुम्हारे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, और दोनों का मास m है और दोनों के पास चार्ज q है। अब उनको जब तुमने बाउल में रखा जिसका रेडियस r है, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r है, उस बॉल का जो रेडियस है उसने बोला है कि वो r है, और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा जब मोशन होगा, और बोला है नॉन कंडक्टिव बॉल्स है। नॉन कंडक्टिव बॉल्स का मतलब है कि जो ये तुम्हारी हेमिस्फेरिकल बॉल है, मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है और जो बॉल है, इन दोनों के बीच में कोई भी चार्ज अट्रैक्शन नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसके पास चार्ज ही नहीं है, दिस इज नॉन कंडक्टिव। तो दूसरा क्या बोला है, जब बीट्स मूव करेंगी तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी जब उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, r डिस्टेंस होगा, ये उसने बोला है। अब उसने बोला है नेग्लेक्ट कर दो इंड्यूस्ड चार्ज को जो बॉल पे होने वाला है, यानी इस बॉल पे जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा उसको भी आप नेग्लेक्ट कर दो। तो वो ये क्या बताना चाह रहा है कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ना इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाओगे, ना कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाओगे, जो कि एक बॉल और इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के बीच में होगी। तो बस कौन कौन सी फोर्स लगेंगी, एक कॉन्टेक्ट फोर्स है जो हमने लगा दी n, एक इसके मास की वजह से वेट लगेगा डाउनवर्ड्स जो हमने mg लगा दिया। दोनों बॉल्स हैं, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी Fe, तो वो उसका डायरेक्शन आया इसके अवे। बस ये तीन फोर्सेस आई। अब कुछ नहीं किया, कल की तरह जो क्वेश्चन किया था बैलेंस किया है। n 60 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, n cos 60 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये tan थीटा किसके बराबर आ गया, एक सेकेंड, tan थीटा मस्ट बी sin 60 डिग्री, भाई हमने tan 60 डिग्री इक्वल्स टू mg बाय fe है, तो ये मैंने ये FEMG लिख दिया, देखना। हाँ जी मैम लिखे है। ये तुमने बताया ही नहीं किसी ने, ये क्या है भाई, ये तो फिर कुछ और आंसर आएगा। अब तो करना एक बारी, क्या किया ये, कैलकुलेशन एरर। यस मैम, सी आ रहा है। कैलकुलेशन एरर, यस मैम, मैंने सही किया था, tan थीटा mg ऊपर ही लिया था। tan तो थीटा C देखो भाई, FE बाय mg बाय FE आएगा भाई, वेरी गुड। तो tan थीटा, भाई तुम लोग कैसी गलती कर रहे हो, tan थीटा sin 60 बाय cos 60 कितना हो गया, mg बाय fe। तो tan थीटा यानी tan 60 डिग्री विच इज √3 fe इक्वल्स टू mg, ठीक है, √3 fe कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और बाय इक्वल्स टू mg, तो ये कितना हो गया
क्यू स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्केयर इक्वल्स टू mgr स्केयर बाय √3r स्केयर। रुको, mgr स्केयर बाय √3k है भाई। √3k स्क्वायर। हाँ, √3 k का स्केयर थोड़ी है, √3k k का स्केयर कहाँ है। तो अभी क्या हो गया तुम्हारे पास, जो रूट से बाहर आ गई तुम्हारे पास सिर्फ r, अंदर बचा mg बाय k √3 और इसकी पावर q का यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तुमने भाई ये देखो कितना ब्लंडर करा दिया, मतलब ये मतलब बिल्कुल सिली मिस्टेक थी। tan थीटा सिंपल सी बात है, साइन बाय कॉस होगा तो mg बाय fe करेंगे। देखो ये रहा mg बाय fe किया है, बस उसके बाद कैलकुलेशन है fe को वहां ले जाओ tan थीटा के पास, mg यहाँ रह जाएगा। fe की वैल्यू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kq बाय r स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वेरी गुड स्टूडेंट, जिसने आंसर 3 बताया ग्रेट। और जो आंख बंद करके हाँ मैम कर रहे हो भाई, वो क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या पता चला कि कैसे भी वर्टिंग का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट लगे देखने में, पर वो सवाल आएगा कैसा, जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। ऐसा वाला हम लोग कर चुके हैं ना, ये tan थीटा मास और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना कर चुके हैं कि नहीं। यस और नो भी नहीं बोलते, यस और नो भी नहीं बोलते। यस मैम। तो अभी कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट है, अभी बढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ, राइट। तो कल के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं रही, सब हमने सॉल्व कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से। अगली क्लास में होगा कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए, तो क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है सभी को। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या पढ़ेंगे, PO पॉइंट का मतलब क्या है। हाँ 12 PO 1.3 का मतलब क्या है। नहीं ये तुम मत समझो, ठीक है। 12th का चैप्टर 1 है ये, और उसका टॉपिक 3 है ये। टॉपिक 3 पहला चार्ज, फिर कूलम्ब्स लॉ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द टॉपिक 3 ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। ये है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पढ़ेंगे भाई आज की क्लास में। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगा ये पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीपल चार्जेस की वजह से पढ़ेंगे, और फिर फील्ड लाइंस। और कल की क्लास में अभी भी बता दूं, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए फील्ड देखेंगे, जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कल और नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी एब्सेंट मत करना। जिसने पढ़ा भी है 10 बार तो भी आ जाना, देख लेना क्या लेवल है तुम्हारी तैयारी का। हम लोग बहुत सारे PYQs भी करेंगे, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, दीज आर ऑल PYQs। वेटेज देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कितना है। देखो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म का कितना रेशियो है, कौन सा कलर मैच कर रहा है इससे। 18%, रेड वाला। यस मैम 18%। तो 18% है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म से 18% सिलेबस आ रहा है। और वहीं ऑप्टिक्स, मैडम ऑप्टिक्स कितने की आ रही है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, यानी दोनों पार्ट्स मिला के तुम्हारे कितने परसेंट के आ रहे हैं, 17%। और फिजिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी और EMI कितना बना रहा है, 20%। 20। तो यानी तुम्हारा कितना परसेंट 12th पार्ट का आ रहा है, 18, 17, 20। राउंड ऑफ बताऊं तो 20, 30, 40 और 8 और 7, 52 से 53% हो गया कुछ 12th क्लास का, है ना। और 35% तुम्हारी अकेली क्या है, मैकेनिक्स है। 35 की। हाँ 35%, यानी मैकेनिक्स कौन सी है, क्लास 11th के तुम्हारे 1D 2D और एनालॉग, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब मिला के पूरा 35% बना रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स, देख रहे हो। हाँ जी। दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम वेटेज। नीट का कोई है ही नहीं बच्चा, तो नीट का रख के करना क्या है, हटा दो। तो तुम बस इस पे फोकस रखो JEE एग्जाम पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो अब क्या है, अगर एक पॉइंट चार्ज को हमने रख दिया, इफ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज। अब मान लो ये एक पॉइंट चार्ज क्यों है, अब ये चार्ज चुपचाप अपनी जगह पे रखा हुआ है।
तो मुझे क्या पता कि ये चार्ज कोई फील्ड भी बना रहा है या कुछ कर रहा है, अभी मुझे तो नहीं पता। अब मुझे कुछ चीज ऐसी चाहिए जिससे मैं ये आइडिया लगा सकूं कि हाँ ये चार्ज क्या कर रहा है, कोई ना कोई फील्ड या कुछ फोर्स कुछ तो लगा रहा है, मुझे नहीं पता क्या लगा रहा है। तो हमने क्या किया, हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आए। टेस्ट चार्ज क्या है, जो सबको टेस्ट करता है कि तेरी कितनी स्ट्रेंथ है, तेरे पास कितना फोर्स है, ठीक है। तो ये काम होता है। तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आए और टेस्ट चार्ज को इसके पास रख दिया, ठीक है। जब हमने टेस्ट चार्ज को इसके पास रखा तो हम लोगों ने देखा कि ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा है। वाह, टेस्ट चार्ज कैसे रिपेल कर रहा है। हाँ मैं यस मैम, लाइक चार्जेस आर रिपेल करेगा। कर दिया कूलम्ब्स लॉ का सत्यानाश। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, प्लस होता है ना, और ये क्यू भी तो प्लस है, प्लस प्लस चार्ज रिपेल प्लस प्लस चार्ज रिपेल करेंगे, रिपेयर करेंगे मैम। हाँ। तो टेस्ट चार्ज को मैं मान लेती हूँ दिस इज अ वेरी छोटा सा स्मॉल क्यू चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या करता है कि ये दूसरे की स्ट्रेंथ देखता है कि इसके पास कितनी स्ट्रेंथ है ना, तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है बताओ। अब इस टेस्ट चार्ज के पास खुद का कोई वजूद नहीं है कि वो कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मैं तुम्हारी फील्ड को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल चार्ज होगा, मान लो बहुत छोटा चार्ज होगा। तो जब आप इसको इसके पास लेके आए तो तुमने देखा ये क्यू चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो रिपेल करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी। अभी देखो, अब एक चीज और बताओ, इस पे ये फोर्स लगी, अब ये फोर्स लगने का क्या मतलब है, मैं आपके पास रिपीट कर रही हूँ, बता। हाँ अच्छा एक और चीज बताओ, अगर मैं इस क्यू चार्ज, किसी का माइक ऑन है और मेरी आवाज मुझे कुछ सुनाई दे रही है। अब ये जो क्यू चार्ज है अगर मैं इसको बहुत दूरी पे ले जाऊं, मान लो इस क्यू चार्ज को बहुत ज्यादा दूर ले जाके रख दिया, क्या अब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। हाँ तो अभी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही, पर इसका मतलब अभी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो अभी एब्सेंट है। पर जैसे ही मैं इस छोटे से क्यू चार्ज को इसके पास लेके आऊंगी, वहां पे तुम देखोगे इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा और रिपल्शन होगी चार्जेस के बीच में। तो वो किसकी वजह से हुआ है कि मतलब ये जो क्यू चार्ज है इसके पास कुछ ऐसी चीज है जो एक एरिया तक ही लाई कर रही है। अगर उस एरिया के बाहर क्यू चार्ज है तो कुछ नहीं हो रहा, अगर उस एरिया के अंदर मैं इस क्यू चार्ज को ले आऊं तो मुझे रिपल्शन फील होगी या कोई फोर्स फील होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोला है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू चार्ज क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये बैठा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब महसूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से ये चार्ज क्या है, एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक क्या है, स्ट्रेंथ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या है, एक स्ट्रेंथ है, जो कि आप जितना क्लोज लेके आओगे उतना क्लोज फील होगी, जितना दूर लेके जाओगे उतना ही कम होती चली जाएगी, उतनी वीक होती चली जाएगी। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। हाँ भाई बोलो क्या प्रॉब्लम है ना। तो इसी को क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि ये जो छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि इसके पास खुद का तो कोई फोर्स है ही नहीं, सारा का सारा जो फोर्स लगाएगा वो ये क्यू चार्ज लगाएगा। तो ये इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है कि इस चार्ज के पास कितनी स्ट्रेंथ है, बड़े चार्ज के पास। तो वो कैसे निकालेंगे हम, फोर्स से, वो देगा कौन, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ से हमने निकाली कि कितना फोर्स लगा रहा है ये कैपिटल क्यू चार्ज, तो कूलम्ब्स लॉ आ गया। अब ये तो फोर्स आ गई, अब मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो कैसे करेंगे। इस कूलम्ब्स लॉ को अगर मैं इस छोटे क्यू चार्ज से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे देगा, है ना। अब तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है आर, ये आर स्क्वायर, तो ये तो कूलम्ब्स लॉ। अब मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जाननी है कि ये जो फील्ड लगा रहा है इसके पास कितनी स्ट्रेंथ है। तो मैं क्या करूंगी, इस चार्ज को रिमूव कर दूंगी, है ना, कि अगर ये इस चार्ज को क्या करें, डिवाइड कर दूं,
ये टेस्ट चार्ज को हटा दिया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ गई, पॉइंट चार्ज की वजह से, K कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। तो यानी ये जो कैपिटल Q है, जो कैपिटल चार्ज है, ये खुद की एक फील्ड बना रहा है जिसकी स्ट्रेंथ है यानी जिसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, K Q बाय R स्क्वायर। ओके, समझ आ गया? यस मैम। तो ये देखो यही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड F बाय Q टेस्ट चार्ज, F की वैल्यू रखी तो दिस विल गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ बाय R स्क्वायर। SI यूनिट कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ न्यूटन पर कूलम। F इक्वल्स टू QE से याद कर लो, फोर्स कितना होता है QE के बराबर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, अगर Q को यहाँ ले आओगे न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक, तो क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। दूसरी यूनिट वोल्ट पर मीटर आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे पोटेंशियल में, ठीक है? तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज। अभी डायरेक्शन पे अलग से बात करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुमने पढ़ी होगी अभी तक स्कूल में भी कि प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। आउटवर्ड साइड। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों होती है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे प्लस Q चार्ज किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, देखो बाहर की तरफ। ये Q चार्ज को यहाँ लेके आओगे तो इसकी वजह से ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अगर ये कोई Q चार्ज यहाँ पे है इस पे ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो यानी किसी भी डायरेक्शन में जब चार्ज को लेके आओगे तो उस पे फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी, रेडियली आउटवर्ड। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लेते हैं, बाहर की तरफ। डायरेक्शन एक बार क्यों लेते हैं बाहर? हाँ बाहर क्यों लेते, नहीं फिट करते हैं? क्या हो गया, फिट कर दूं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये बोला है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से तुमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है। तो वो रेडियली आउटवर्ड्स क्यों होती है, क्योंकि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हारे पास जो फोर्स लग रही है किसी भी टेस्ट चार्ज पे वो किधर की तरफ लग रही है, देखो बाहर की तरफ। ये प्लस Q चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो जब तुम उस फोर्स की डायरेक्शन बनाओगे तो वो इसी बाहर की तरफ ही आएगी, है ना। मान लो ये Q चार्ज है, अब ये कैपिटल Q चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इधर की तरफ। एक्चुअली में ये इसलिए इनको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइन भी बोल देते हैं ना कभी कभी, फोर्स लाइंस। तो ये इसीलिए फोर्स लाइन है क्योंकि कैपिटल Q चार्ज टेस्ट Q चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। पता चल गया कि बाहर ही क्यों लेते हैं, इसलिए बाहर लेते हैं। बोलो। यस अच्छा, नेगेटिव चार्ज हो तो इनवर्ड देखो नेगेटिव, अब टेस्ट चार्ज तो भाई अपना पॉजिटिव चार्ज ही है, अब नेगेटिव Q चार्ज इसको क्या करेगा, डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। तो नेगेटिव Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड, ठीक है। यही है, अगर नेगेटिव है तो दे आर रेडियली इनवर्ट्स, हमने पढ़ लिया, ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन। हम अभी इन चैप्टर्स को ना ऐसे करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम फटाफट अच्छे क्वेश्चंस की तरफ ले जाएंगे एकदम। थ्योरी पे ज्यादा टाइम नहीं अपना वेस्ट करेंगे, हो गई थ्योरी, अब बस क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, हमें इतना आर निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोजीशन ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड में 1.5 × 10⁻³
देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ इतने कूलम्ब इज दिस। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया हुआ है, ये तुम्हें एक चार्ज दिया हुआ है, इसकी वजह से हाँ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ये फोर्स दिया हुआ है और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और बताना है ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है। तो एक तो तुमने सिंपल लगा लिया होगा F इक्वल्स टू क्यू ई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा तुम्हारा 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब। अब दूसरा तुमसे पूछा है कि हमें बताइए कि ये चार्ज कितनी दूरी पे रखा है, तो क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, KQ/r²। तो आपके पास सब चीज है, अब r निकालो, तो r² कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है तुम्हारे पास 10⁻⁻6 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻30। अब सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। इसका मतलब है इतनी डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे वेरी कर रही है, तुम्हें पता है हर पॉइंट पे अगर डिस्टेंस के साथ वेरी जाओगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग मिलेगी। तो तुमसे पूछा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किस पॉइंट पे है। 6 मीटर आएगी मैम √6 देख लेते हैं भाई मैं कितना आया है। 6 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही आया है। अच्छा इन्होंने भी नहीं निकाला है, इन्होंने भी सिर्फ ई निकाल के दे गए, कोई नहीं, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 9 इंटू ये आ गया 10⁻⁻3, ये 10⁻3 तो ये कट गया, ये बचा 1.5, 9/1.5 15/90 कितना हो गया भाई 6 तो आ गया। अच्छा 15 6 9 रूट हाँ 6 आ गया और ये r² है तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास √6 मीटर। ठीक है, यही करो, ये वाला क्वेश्चन करो। एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास इतना है और उसके पास चार्ज भी है और रूम में सस्पेंडेड कर दिया है, तो बताओ पिछले वाले का आंसर क्या था, √6। ओके तो कल की और परसों की क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज मैम कल तो शायद क्लास नहीं होगी। व्हेनेवर, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास होता है। मैम एक बार हम वो पीछे वाला वो पेज दिखा देंगे क्या आप मैम? कौन से वाला पेज? मैम इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें r की वैल्यू, उस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ आ गई थी, इतना हल्का सा आसान सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन। डन मैम। √6 वैल्यू आ रही है। हाँ √6 आ रही है, राइट। ये करो, वाटर ड्रॉपलेट एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास 10 मिलीग्राम है और जिसके पास चार्ज है, having a charge of this stays suspended in a room. To find the magnitude of electrostatic force and what is its direction. तो वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ पे अप्लाई होना पड़ेगा, बाय डायरेक्शन। हाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल। तो बस वही करना है।
हम फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला F इज इक्वल टू mg लगाएंगे मैम, मास इनटू ग्रेविटी। हाँ, Fe इक्वल्स टू वेट के बराबर करना है ना। तो वेट क्या होता है तुम्हारा mg, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल्स टू QE। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। मास की वैल्यू कितनी है? 10 मिलीग्राम। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? 10 into 10 the power न्यूटन पर कूलम। -6 पहले ये बताओ, इस मास को किस में चेंज करूँ? ग्राम्स में। हाँ, ग्राम्स में क्यों करेंगे? एसआई यूनिट क्या होती है भाई मास की या वेट की? केजी। तो किसमें करेंगे? केजी में। तो मिलीग्राम को केजी में करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻³ इतना ही आएगा ना? नहीं, अगर ग्राम को करते हैं, अगर ग्राम को करते हैं तो 10⁻³ आता है। अगर मिलीग्राम को पहले, अगर मिलीग्राम को ग्राम में करेंगे तो 10⁻³ ये ग्राम हो गया। अब ग्राम को किलो 10⁻6 आएगा शायद। मैम 10 to the power 6। यस मैम। हाँ जी मैम, क्या है मैम पहले 10⁻6 है ना? ओके, अब ग्राम कितना है? तो जी की वैल्यू कितनी है? 10। और क्यू चार्ज कितना है? 1.5 मैम आंसर है 1/1.05। 6.6 आंसर आ रहा है। तो अभी देखते हैं 10⁻6 ये तो कट ही गया। ये तुम्हारे पास 100/1.5 आया, राइट? 1/1.015 ये हो गया, यानी 100/50। 1000 कैसे हो गया? 100 होगा ना वो? 66 समथिंग आएगा मैम। अरे ये मैंने 1.5 तो आपकी वॉइस ले नहीं आ रही। ये 1.5 है ना, तो 100/1.5 है। तो मैम ने पॉइंट पॉइंट लगा दी। तो हाँ, 0 लगा दी। तो 1000/15 तो ये कितना हो जाएगा? 66.6। अब चेक कर लेते हैं हमारा 1000/15। मैम 666.66 समथिंग इज यस यही है। 666 नहीं, 66.67 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और डायरेक्शन अभी हमने डिस्कस ही कर ली थी। अगर वेट डाउनवर्ड्स लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन हमें ऊपर ही लगानी पड़ेगी, जब ही बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से देखो अब क्या है, एक पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो ये कोई पॉइंट है P। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, एक यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे एक Q3 चार्ज है। अब इन तीनों चार्जेस की वजह से मैं बोल रही हूँ आप मुझे P पॉइंट पर फील्ड बताइए। तो अब देखो कैसे निकालोगे। एक तो ये वाला, इसकी वजह से मान लो R1 डिस्टेंस है, इसकी वजह से R2 डिस्टेंस है, इसकी वजह से R3 डिस्टेंस है। तो अभी क्या करेंगे, इनका वेक्टरली हम क्या करेंगे, वेक्टर की मदद से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी पॉइंट P पे। लगाएंगे। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना। तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टरली ऐड करेंगे, डायरेक्ट तुम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, तो सभी को क्या किया है, वेक्टरली एडेड किया है। ऊपर साइन देखोगे तो दे आर ऑल वेक्टरली एडेड। वेक्टरली एडेड मतलब डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। जैसे ये सवाल है, इसको करो, इसमें मैं एक बार डेफिनेशन दिखा दो वाली। कोई पॉइंट P है, उस पर हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लो ये इतनी सारी फील्ड है, तो अब सभी में कुछ ना कुछ एडिशन होगा, तो वो थीटा के साथ तुम्हें लेना है। अब क्वेश्चन करके समझ आएगा, क्वेश्चन के साथ करो। जैसे ये वाला सवाल है, ये करो, दो चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे निकालना है।
हो पा रहा है? कैसे है देखो, एक चार्ज, दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रोकुलम, एक का -10 माइक्रोकुलम। अभी दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी से सेपरेटेड हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कोई पॉइंट बीचों बीच पे है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है कि कोई ना कोई पॉइंट है जो व्हिच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी दोनों पॉइंट्स को बराबर ही हिस्से में बांट रहा होगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। अब आपको इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है कितनी आएगी। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस की वजह से यहाँ इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, ये बोल देती हूँ। -10 कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, टुवर्ड्स है भाई कि नहीं? यस मैम। यस मैम, परपेंडिकुलर होगी, मतलब हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी ईबी की। डायरेक्शन भी ध्यान देना, पॉजिटिव की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है तो आउटवर्ड्स बनाया है। अब ये -10 की वजह से मैं इस पॉइंट पी पे देख रही हूँ, देखो ये माइनस चार्ज है और यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट पी है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। तो सेम वही किया है मैंने, इसकी वजह से पी पॉइंट पे टुवर्ड्स। पी हमारा कोई पॉइंट है तो कोई चार्ज है? ये कोई पॉइंट है। हम ये कोई कैसे पता चला कि दोनों भी हाफ से ही काट रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आधे हाफ में ही कटेगी ना ये डिस्टेंस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, मतलब वो लाइन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी इक्वली। और पर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल जो बनाएगी फिर वो 90 डिग्री बनाएगी, ये मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस। अब ये फील्ड की डायरेक्ट लाइन समझ में आ गई, ईए की डायरेक्शन और ईबी की? यस मैम। ठीक है, अभी इनको वेक्टरली ऐड करो। चलो वेक्टरली एडिट करिए। ये लाइन 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये 12 5, ये कितना बनेगा बाय हाइपोटेन्यूज? 13। ये भी 13। मैम 4.09 into 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके वेरी गुड, एक बार मैच कर लेंगे। तो अभी एक बार इनका वेक्टर वो करो सम। तो देखो अगर मान लो ये लाइन थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये ई ए, ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ थीटा एंगल बनाएगी, तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये यहाँ पे कैसे जाएगा? ई ए साइन थीटा करके। ये दिक्कत किसी को? कॉम्पोनेंट डिवाइड करने में वेक्टर आते हैं तो देखो बहुत आसानी से कर लिया होगा, अगर वेक्टर नहीं आते तो फिर तो भाई। अब ईबी के लिए देखो, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रही है वाइट हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये लाइन जो है मैं दोबारा हॉरिजॉन्टल के साथ आपकी वीडियो पॉज हो गई। आपके बात क्या है? Ma'am, your voice is not audible. यस मैम।
हम आ गए मीटिंग। आपको मैम की आवाज आ रही है? नो, लाइट का थोड़ा इश्यू है, दैट्स व्हाई ओनली। मैम ने तुम्हें म्यूट करा है। ओके ओके। एक्सक्यूज मी, आप सभी विंटर कैंप में आए थे? हेलो, आप सभी विंटर कैंप में आए थे? नो मैम। Yes, in summer camp also. नहीं, विंटर कैंप भी हुआ था ना पहले, समर कैंप तो यही हुआ है, विंटर कैंप भी हुआ था ना पहले, इसकी बात कर रही हूँ। हाँ जी, विंटर कैंप भी आए थे। ओके। कहाँ पे? बच्चे चले तो नहीं गए? नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। जो बाकी के चले गए उनका क्या करें भाई? उनका लॉस है। एकदम से ना वो लाइट चली गई थी तो वाईफाई का
मैम हमारी डेली क्लासेस इसी टाइम पे लगा करेगी फिजिक्स की? नहीं नहीं, फिजिक्स की क्लासेस डेली इसी टाइम पे नहीं हुआ करेगी, कुछ क्लासेस शाम रात टाइम टेबल दिया गया है। हाँ टाइम टेबल है वैसे। 8:45 के भी आसपास होगी कोई क्लास। ओके मैम। रुको रुको, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन करके जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम आंसर आ गया। आ गया? वेरी गुड। तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो गया था? साइन थीटा। हाँ वेरी गुड, साइन थीटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल कैंसिल हो आउट। जाएगा। ईवी का यहाँ पे आएगा ईवी साइन थीटा, और इसका यहाँ पे आया, तो ईए और ईबी कैंसिल हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी क्या है, ईए और ईबी की क्या है, सेम है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगी, के क्यू बाय आर। तो देखो क्यू भी सेम है और डिस्टेंस 13 ये भी सेम है, और साइन थीटा का जो एंगल है ये भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। तो तुम्हें नेट ई नेट कितनी मिली, कितनी मिली बताओ? EA cos theta plus EB cos theta। हाँ प्लस cos थीटा। तो ई और ई भी सेम है, तो मैं इनको क्या लिख सकती हूँ, 2b cos theta। हाँ, 2e cos थीटा। अब ई कितना है तुम्हारे पास, के क्यू की वैल्यू कितनी है 10, आर कितना है 13 का स्क्वायर, cos थीटा कितना हो जाएगा cos 60। मैम ये प्लस करेंगे दोनों को? हाँ प्लस ही तो करेंगे, और क्या करेंगे? हम पैरेललोग्राम से नहीं निकालेंगे रिजल्ट? हाँ, इतना क्यों कलेश कर रहे हो? ये cos थीटा और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? अच्छा, ये cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो। अब तो एंगल कितना आना बनेगा, 0 डिग्री, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, 2e cos थीटा। cos थीटा कितना है 60 डिग्री, तो दिस इज √3/2। तो सॉल्व करो इसका आंसर, मुझे बताओ, मैं एक बार इसका आंसर देखते हैं कितना है। देखो EA इक्वल्स टू EB, तो वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, तो सिर्फ E नेट आया हमारे पास, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, जो अभी हम लोगों ने किया है। तो कितना आया, देखो अब EB की वैल्यू उन्होंने निकाली है कितना, k3/r²। तो k कितना था 9 × 10⁹, 2 रखा और ये r² रखा, इन दोनों को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये है तुम्हारा cos थीटा। अच्छा एक सेकेंड, cos थीटा देखो, ये थीटा मुझे पता नहीं है कितना एंगल बनाना है, तो cos थीटा भी निकालना पड़ेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज से। अपने पुराने क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा, ये थीटा निकाल सकते हो। ये हाइट 13 है, ये डिस्टेंस 13 है, ये 15 है, तो cos थीटा कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तुम्हारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, तो यानी 5/13 तुम्हारा cos थीटा आ गया, ठीक है। गिवन नहीं है तो हम निकालेंगे 5/13। अब सब समझ में आया एवरीवन? यस मैम। एक बार आंसर दिखा दो इसका। ये रहा, फाइनल आंसर है 4.1 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक, यस मैम। तो हाँ देख लीजिए, स्लाइड तो तुम्हें मिल ही जाती है। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन है पॉइंट चार्जेस के लिए, जिसमें हम लोग नल पॉइंट फाइंड करते हैं, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइंट चार्जेस के लिए। इसमें बहुत सारे हाँ MCQs टाइम लग जाता है। हाँ MCQs है इसमें मैंने होमवर्क क्वेश्चन डाले हैं। इसमें होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार वो सॉल्व करने की कोशिश कर लेना पॉइंट चार्जेस के लिए। हमारे पास बहुत सारे हैं। हाँ एक सेकंड, नहीं अभी दो, देखो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है होमवर्क में, ट्राई कर लेना इन्हें, ठीक है। नहीं होते कल डिस्कस कर लेंगे। ओके एवरीवन? हेलो बोलिए। मी सर मैम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं या फिर ये क्वेश्चन बहुत ही कैसे हैं, मॉड्यूल से भी उठाए हुए हैं अवंती के। और एक काम करो, सबसे बड़ी बात, साथ ही साथ में अवंती के जो मॉड्यूल्स है ना उन्हें भी सॉल्व करते रहो,
मिल ही गए होगा मॉड्यूल्स तो। यस मैम। नो मैम। यस मैम। यस नो मैम। मैम नहीं मिली। अपने जो तुम्हारे टीम के जो ऑपरेशंस जो भी आपको मैसेज करते हैं ना क्लास के लिए, एक बार उनको इसकी चीज के लिए बोलिए। ठीक है, जो भी हैं तुम्हारे उनको बोलना। यस मैम। अलॉट कराएंगे। यस मैम। ओके मैम। मैम रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी ना सर? ओके मैम। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियोस मैम। बिल्कुल होती हैं, पर मैं तुम्हें ये कहूंगी रिकॉर्डेड वीडियोस अगर तुमने यहाँ पे क्लास ले ली तो दोबारा देखने की क्या ही जरूरत है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर मिस हो जाए तब जरूरी है। मैम कहाँ से मिलेंगी वो? वो अभी तुम्हारे लिए एक शीट बन जाएगी, BO2 के नाम से बनेगी एक शीट, जो तुम्हारे व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक मिल जाएगा उस शीट का। तो उस शीट में तुम्हें डेली का लेक्चर की वो रिकॉर्डिंग का लिंक, यस मैम। यस मैम। डेली के लेक्चर का तुम्हें PPT और मॉड्यूल्स, वो सब तीनों चीज तुम्हें एक ही शीट से मिल जाएगा। ठीक है, तो उन चीजों में 1-2 दिन और लगेंगे, बेफिक्र रहो। आई थिंक अगर ये ड्राइव पर डाल तो ज्यादा बेटर था, ताकि वो फोन में सेव नहीं क्रैक करता और वो ईमेल पर आता। तो लिंक जो मिलेगा वो ड्राइव लिंक ही मिलेगा। ओके ओके। हाँ, ड्राइव लिंक ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय। और प्रैक्टिस कर लेना मॉड्यूल से भी। ठीक है, मैं क्लास में जो करा रही हूँ तो ठीक है, ओके पर मैम। ओके मैम, बाय, गुड इवनिंग। मैम आप यार क्वेश्चन भेज देना। मैम Bye. कैन वी गो नाउ? यस मैम। बाय बाय। मैं आप क्वेश्चन गुड भेज इवनिंग देना। मैम। बाय मैम। क्वेश्चन मैं ये PPT भेज दूंगी, इसके 8 Bye, क्वेश्चन ma'am. होमवर्क अपना वो सॉल्व करना। मैम आज की पीपीटी अलग थी क्या, या वही वाली पिछले वाली कंटिन्यू थी? अलग ही तो थी, अभी तुम पढ़ रहे थे, अभी कैसी थी? अलग नहीं थी। अच्छा हाँ। मतलब जैसे कि उसके आगे के पेजेस हो गए। हाँ हाँ, वही है, जैसी तुमने देखी है वही है। बाय एवरीवन, बाय। ओके बाय। बाय मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके मैम। बाय बाय।